करे सो आज करे सो अब। और यही है जो सक्सेशन प्लानिंग का असली संदेश है। नॉर्मली हम लोग इसको डिले करते जाते हैं और जो फैसला आज हो सकता है उसको हम कल पे छोड़ देते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। We at WealthBees are privileged to host Dr. Deepak Jain, co-founder of NextGen, a leading expert in succession and estate planning, जिन्होंने बहुत सारी फैमिलीज को गाइड किया है, नॉट जस्ट टू प्रोटेक्ट द वेल्थ बट फैमिली हार्मनी एज वेल। लेट अस वार्मली वेलकम डॉक्टर दीपक जैन, जो हमें बताएंगे हाउ टू लीव इनहेरिटेंस नॉट अ मेस। सो जैन साहब शुरू कर सकते हैं। Thank you very much. Thank you very much, sir. So just give me a minute. I'll. मैं सर म्यूट कर ले रहा हूँ, एंड देन जब जरूरत होगी Okay. तो फिर मैं बीच में चिप इन कर Sure, दूंगा। sure, 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 sure. सर जब तक शुरू कर रहे हैं तब तक मैं बस एक तरीका थोड़ा बता दूं कि अगर कुछ किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में डाल सकते हैं। हम इकट्ठा करेंगे वो क्वेश्चंस। हो सकता है कि जब तक हमारे सेशन के बीच में ही ऐसा हो कि वो क्वेश्चंस के आंसर पूरे हो जाएं। अगर नहीं होंगे तो हम जब हमारा सेशन एंड के तरफ हो रहा होगा उस समय हम सर से सवाल पूछ लेंगे। ओवर टू यू सर। Perfect. So good evening, everyone. Uh, Thank you for being in this session. And जैसे कि अभी सर ने बताया कि जब भी मैं ये सेशन शुरू करता हूँ, I always ask this question. Question is, if you die today, what would you leave behind for your family and children? अगर आज की डेट में आपकी मृत्यु होती है, तो अपने परिवार और बच्चों के लिए आप क्या छोड़ के जाएंगे? इनहेरिटेंस और अ मेस, विरासत या मुसीबत, संपत्ति या विपत्ति। दिस सेशन इज ऑल अबाउट हाउ टू एक्चुअली लीव एन इनहेरिटेंस, नॉट अ मेस फॉर योर चिल्ड्रन। बिकॉज हम सब चाहते हैं अपने बच्चों के लिए इनहेरिटेंस छोड़ के जाएं, जायदाद छोड़ के जाएं, प्रॉपर्टी छोड़ के जाएं, बिजनेस छोड़ के जाएं। पर ज्यादातर लोग इस दुनिया में उनके लिए प्रॉब्लम्स ही छोड़ के जाते हैं। ये सेशन आपको बताएगा कि आप कैसे एक्चुअल में उनके लिए इनहेरिटेंस छोड़ सकते हैं और मुसीबत से बचा सकते हैं। राइट। अरे तुम्हारी प्रशांत से कोई बात नहीं हुई? एक बार बात तो कर लो तुम कि भाई तुम कै बजे आओगे, क्या है। राइट, चलिए, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो ये वेल्थ मैनेजमेंट है, ये इट हैज थ्री पार्ट्स टू इट। जब भी हम वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं, हमें तीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए वेल्थ मैनेजमेंट में। पहला है वेल्थ एनहांसमेंट, दैट इज हाउ वुड आई इंक्रीज माई वेल्थ, हाउ वुड आई ग्रो माई वेल्थ, हाउ वुड आई एक्यूमुलेट वेल्थ। दूसरा है वेल्थ प्रोटेक्शन, हाउ डू आई प्रिजर्व दिस वेल्थ, हाउ डू आई सेफ गार्ड दिस वेल्थ, मैं इस वेल्थ को सुरक्षित कैसे करूं, रिंग फेंस कैसे करूं। एंड लास्ट इज व्हाट हैपेंस टू दिस वेल्थ आफ्टर मी, हाउ डू आई डिस्ट्रीब्यूट इट, हाउ डू आई पास इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। Most people are so obsessed with wealth enhancement and accumulation that they do not give due importance to protection and transfer. Although protection and transfer, if not more important than enhancement, are at least as important as enhancement of wealth. हम सब ज्यादातर अपना टाइम किसमें लगा रहे हैं? वेल्थ एनहांस करने में, और बहुत कम टाइम लगाते हैं वेल्थ को प्रोटेक्ट करने में और वेल्थ को पास ऑन करने में। और मैं आपको बता सकता हूँ कि प्रोटेक्शन और ट्रांसफर उतने ही जरूरी हैं जितने एनहांसमेंट ऑफ वेल्थ है। अब जब हम वेल्थ प्रोटेक्शन की बात करते हैं, देन आई एम नॉट लिमिटिंग माई सेल्फ टू द इंश्योरेबल रिस्क विच योर वेल्थ फेसेस। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिस्क हैं जिनकी इंश्योरेंस खरीद सकते हो आप। इज द रिस्क ऑफ डाइंग अर्ली, रिस्क ऑफ मीटिंग एन एक्सीडेंट, रिस्क ऑफ your assets being subject to fire, burglary, theft, risk of having a health hazard, ये सब इंश्योरेबल रिस्क है।
जिसकी आपने इंश्योरेंस करके इसको ट्रांसफर कर दिया होगा थर्ड पार्टी। सेकेंड टाइप के रिस्क क्या है? एनवायरमेंटल रिस्क, risk which are environmental, which come from environment, like like stock market falling, interest rate rising, right, economy going into recession, Trump being sworn somewhere, ये सब environmental risk है। पर कुछ रिस्क ऐसे हैं जो ना तो इंश्योरेबल है ना ही एनवायरमेंटल है, पर ये आपकी वेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मैं आपको एक ऐसे रिस्क के बारे में बताता हूँ, एंड यू टेल मी वेदर इट्स अ रिस्क और नॉट। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। देयर वाज दिस पर्सन विद अ नेट वर्थ ऑफ मोर देन 100 crore rupees, and he had only one son. He made a will in favor of his only son, and within 2 years of making the will, this person died. अपने इकलौते बेटे के फेवर में उसने विल बनाई, 2 साल के अंदर उसकी डेथ हो गई। जैसे ही उसकी डेथ हुई, ये विल इंप्लीमेंट हो गई और उसके बेटे को ये 100 crore की वेल्थ मिल गई। एंड एवरीथिंग लुक्ड फाइन फॉर द नेक्स्ट 8 months, अगले 8 महीने सब कुछ सही चला। बट एज सून एज 8 months गॉट ओवर, सन्स वाइफ applied for a divorce, and as alimony she claimed 50% of this 100 crore rupee wealth, and the courts gave her. Is it a risk? क्या ये एक रिस्क है? Are separating spouses of your children a potential risk to your wealth? Just type a Y or N in the chat box. None of us want our wealth to go to any in-law, whether that's a son-in-law or a daughter-in-law. हम सब किसको देना चाहते हैं अपनी बात, अपनी वेल्थ? अपने अपने बेटी और बेटों को, daughters and sons. And this unintended recipient of your wealth is called a predator. हम इसे कहते हैं predator. And I've been working in this field of wealth protection and transfer planning for last now 12 years. आज तक मुझे एक भी ऐसा फैमिली या पर्सन नहीं मिला जिसके परिवार में प्रेडेटर ना हो या ना होने की संभावना हो। I am yet to meet a family or person who doesn't have a predator or a potential predator. आप सब क्या सोच रहे हो कि मेरी फैमिली में एक भी प्रेडेटर नहीं है? The only reason you cannot find a predator in your family today is that you are alive. You are alive, protecting your wealth and family. Just imagine you are not there in this world. Who all can be predators? कौन कौन predator हो सकता है? लिस्ट बनेगी, लिस्ट पूरी, एक आध नाम नहीं होगा। And it is your job to protect your wealth हेलो against such potential predators. Sir, I'll have to mute all. I'm sorry. ठीक है, now it will not disturb. Right? It is your job to protect your wealth against such potential predators. And this is wealth protection planning for. Right? यही wealth protection planning है, यही wealth protection planning है, right? It is not only about predators. It could be creditors जिनसे आपने लोन लिया है। आप में से कुछ लोगों ने बैंक से लोन लिया होगा जिसके लिए पर्सनल गारंटी दी होगी, चाहे वो बिजनेस लोन हो चाहे कोई और लोन। कल को आपका लोन खराब होता है किसी वजह से, अपार्ट फ्रॉम द कोलैटरल या सिक्योरिटी जो आपने दी है, वो तो जाएगी जाएगी। योर अदर प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो एट रिस्क, एंड दैट इज वेल्थ प्रोटेक्शन प्लानिंग। इट कुड बी लीगल लायबिलिटीज अगेंस्ट यू। और ये सब रिस्क जो है, मैंने अभी तक जितने रिस्क बोले हैं, यू कैन क्रिएट प्रोटेक्शन अगेंस्ट देम, एंड आई विल टेल यू हाउ लेटर। पर आप सबसे पहले मानिए कि ये रिस्क हैं, और इन रिस्क से बचाना
अपनी वेल्थ को आपका कर्तव्य है, आपकी ऑब्लिगेशन है, राइट? दैट इज वेल्थ प्रोटेक्शन प्लानिंग फॉर मी। अब ये सेशन जो है ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग के लिए, वेल्थ ट्रांसफर प्लानिंग के लिए। तो लेट्स टॉक अबाउट वेल्थ ट्रांसफर प्लानिंग। वेल्थ ट्रांसफर प्लानिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज एस्टेट प्लानिंग। और जब भी मुझे एस्टेट प्लानिंग का सेशन शुरू करना पड़ता है तो पहली चीज मुझे क्या बतानी पड़ती है? दिस इज नॉट अबाउट रियल एस्टेट। ये रियल एस्टेट के बारे में नहीं है, क्योंकि ये जो वर्ड एस्टेट है ये कॉमन है बिटवीन रियल एस्टेट एंड एस्टेट प्लानिंग। पीपल कंफ्यूज एस्टेट प्लानिंग विद रियल एस्टेट प्लानिंग। तो सबसे पहले समझते हैं आपकी एस्टेट क्या है। व्हाट इज योर एस्टेट? व्हाट मेक्स अप योर एस्टेट? इट सेज एनीथिंग यू ओन or anything which you will own after your death forms a part of your estate. जो कुछ आपके पास आज है वो आपकी एस्टेट है। जो कुछ आपके पास होगा आपकी डेथ वाले दिन वो भी आपकी एस्टेट है। और जो डेथ के बाद मिलेगा वो भी आपकी एस्टेट है। और मेरा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, डू यू नो व्हाट डू यू ओन टुडे? क्या आपको पता है आज की डेट में आपके पास क्या क्या है? अगर मैं आपको एक प्लेन पेपर दूं और उसमें आपसे कहूं लिख दो अपने सारे एसेट्स के नाम, विल यू बी एबल टू क्रिएट अ कंप्लीट लिस्ट? हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट डू यू ओन टुडे? आप में से कितने लोगों को पता है कि आज की डेट में आपके पास क्या क्या है? 99% people in this world do not know what they own, and most probably you also belong to the same group. तो सबसे पहले आपको प्रूव करके बताते हैं कि आपको पता ही नहीं आपके पास क्या क्या है। आपको फिर एक एग्जांपल दूं। देयर वाज अ पर्सन हु वाज अ बिजनेसमैन एंड ही गेव हिज बिजनेस टू हिज एल्डर सन थ्रू अ विल। उसकी डेथ के बाद हिज एल्डर सन गॉट द बिजनेस ऑफ हिज एंड एवरीथिंग लुक्ड फाइन। पर एक प्रॉब्लम थी, बिकॉज ही डिड नथिंग, हिज यंगर सन गॉट होल्ड ऑफ हिज मोबाइल फोन नंबर एंड ईमेल आईडी। क्योंकि उसने कुछ नहीं किया था, उसके छोटे बेटे के हाथ में क्या आ गया? उसका मोबाइल फोन नंबर और ईमेल आईडी। अब क्या होगा? टू पॉसिबिलिटीज, आइदर बोथ द ब्रदर वुड स्टार्ट फाइटिंग और और business would get transferred from the elder to the younger, neither of which this person wanted. But question is, when I ask you to make your will, how many of you would write in that will, after me my mobile phone number goes to this person, my email ID goes to this person? Is your mobile phone number an asset or not? क्या आपका मोबाइल फोन नंबर एक एसेट है? यस और नो? शायद सबसे बड़ा एसेट है। शायद सबसे बड़ा एसेट। और अगर आप कहते हो मैं बिजनेस नहीं करता, अब मेरे लिए एसेट क्या है, तो मैं कहूंगा आपके ओटीपी कहाँ आते हैं। तो अगर वेल्थ नहीं है, वे टू वेल्थ तो है पक्का। इन टूडेज वर्ल्ड, प्लीज नोट, a common person has four types of assets. First is called physical assets, land, building, machinery, jewelry, gadgets, नाम लिख दीजिए। Second are called financial assets, shares, mutual fund, bank account balances, PPF account, etc. Third, which are becoming very, very important today, they are called digital assets. Mobile phone number, email ID, website URL, domain hosting, YouTube channel, Facebook account, LinkedIn account, and there are some exotic ones, वो भी आप भूल जाओगे, like credit card points, miles on an airline. Are they not assets? And last are intangible assets, assets which you can't touch. Your reputation, your goodwill, your logo, your trademark, your IPR, your patent.
योर कॉपीराइट्स, रॉयल्टीज, ये सब एसेट हैं। एंड देयर आर सम जिनको मैं भी क्लासीफाई नहीं कर पाया, क्या मानूं इनको, और वो तो आपकी सोच में भी नहीं होगा। इट इज कॉल्ड टिश्यू ऑन आइस। ये वर्ड सुना है आपने, टिश्यू ऑन आइस? व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न, you froze their stem cells for 99 years. Who gets it after you? Is it not an asset? Right? So these are things which you own while you are alive. There are certain things which you might own after your death. What are things which you might own after your death? Apart from an insurance policy claim which you already know. Let me give you an example of a thing which you might own after your death. Suppose you were traveling in that Ahmedabad to London flight that crashed, and Tata's paid a claim of 1 crore rupees after your death. Who owns this 1 crore rupees? ये करोड़ रुपए किसके हैं? And the real owner of this money is not the legal heirs, neither the family members. The real owner of this money is the person who died. इसका असली मालिक वो व्यक्ति है जिसने अपनी जान दी उस प्लेन क्रैश में. And this person could have given away this money while he was alive. And you can ask me, how can I ever give away money which I never ever know I will ever own? If you get your will made by a good lawyer, they always add a clause to the will, which is called the residual clause or the remainder clause, which is called the residual clause or the remainder clause, which basically says if I ever own anything which is not mentioned in this will, it will go to these people in these proportion. अगर कभी मुझको कुछ ऐसी चीज मिली जो इस विल में नहीं लिखी है, तो वो इन लोगों को इस प्रोपोर्शन में बांट देना. ये क्लॉज बेसिकली ये, एंड दिस बिकम्स द रेसिड्यू, एंड समटाइम्स द रेसिड्यू बिकम्स बिगर देन द मेन. ऐसा हो सकता है, राइट? तो आपको समझ में, आपकी एस्टेट क्या है? एवरीथिंग विच यू ओन टुडे इज योर एस्टेट, एवरीथिंग विच यू ओन ऑन द डेट ऑफ योर डेथ इज योर एस्टेट, एवरीथिंग यू ओन आफ्टर योर डेथ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर एस्टेट. नाउ what is estate planning? Estate planning is a systematic plan to distribute one's estate as per one's wishes in future. जब आप सिस्टमेटिक तरीके से अपनी एस्टेट की डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान करते हो अपनी मृत्यु के उपरांत, उस प्लानिंग को हम एस्टेट प्लानिंग कहते हैं, राइट? द क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ एस्टेट प्लानिंग? आपको आपकी एस्टेट प्लानिंग क्यों करनी चाहिए? Why should you do your estate planning? Is the purpose of doing estate planning your wealth? Is it about dividing your wealth? क्या ये आपको अपनी वेल्थ के डिवीजन के लिए करनी चाहिए? क्या ये आपको अपनी वेल्थ को पास ऑन करने के लिए करनी चाहिए? क्या आपको ये अपनी वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए करनी चाहिए? क्या इसका पर्पस आपकी वेल्थ, आपकी संपत्ति है? एस्टेट प्लानिंग इज नॉट एट ऑल अबाउट वेल्थ. ये वेल्थ का मामला ही नहीं है, ये वेल्थ के बारे में ही नहीं है. The real reason you should do your estate planning is not your wealth. इसका असली कारण आपकी संपत्ति नहीं है. इसका असली कारण है वो लोग जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो और जिनको एक दिन छोड़ के चले जाओगे. The real reason you should do your estate planning are always the people you love the most, whom you would be leaving behind one day. इसका असली कारण है आपके स्पाउस, आपके वाइफ या हस्बैंड, आपके बच्चे, कुछ केसेस में मे बी और पेरेंट्स. ये है वो रीजन जिसकी वजह से आपको अपनी एस्टेट प्लानिंग करनी चाहिए. आपकी वेल्थ आपके बाद किसके लिए? इनके लिए. तो कौन ज्यादा जरूरी है, आपकी वेल्थ या ये? हु इज मोर इंपॉर्टेंट, देम और योर वेल्थ? ऑब्वियसली देम. नेवर एवर थिंक आई शुड डू माई एस्टेट प्लानिंग बिकॉज ऑफ द वेल्थ आई हैव क्रिएटेड, मनी आई हैव अर्नड, बिजनेस आई हैव सेट अप, प्रॉपर्टीज आई हैव बॉट. नहीं, उसके लिए नहीं करनी है. उन लोगों के लिए करनी है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो और एक दिन छोड़ के चले जाओगे. उनसे ज्यादा जरूरी कोई चीज है ही नहीं.
and I can prove it to you that the real reason of doing estate planning is and always will be people you love the most, never your wealth. तो एक छोटी सी एक्टिविटी करें, हम सब एक छोटी सी एक्टिविटी करें. आर यू ऑल रेडी टू डू अ स्मॉल एक्टिविटी विद मी? चलिए, तो स्ट्रेट बैठ जाइए और जितने लोग अपने कैमरे खोल सकते हैं प्लीज खोल लीजिए. इफ यू कैन डू दैट इट बी गुड. जितने लोग कर सकते हैं प्लीज डू दैट. राइट, स्ट्रेट बैठ जाइए, दोनों फीट ऑन द ग्राउंड, बोथ द फीट ऑन द ग्राउंड एंड हैंड्स ऑन योर लैप. सीधे बैठ जाएं, दोनों फीट जमीन पे और हाथ आपके घुटनों पे. एंड क्लोज योर आईज फॉर 2 मिनट्स. 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें एंड कंसंट्रेट ऑन योर ब्रेथ. और अपनी ब्रेथ पे कंसंट्रेट करें. इनहेलिंग ऑफ ब्रेथ, exhaling of breath, inhaling of breath, exhaling of breath. Now imagine that you have just passed away. Imagine करें आपकी अभी अभी डेथ हुई है. What is the scene around you when people hear this news that you are no longer alive? How are people reacting to this news? And who is reacting in what way? Now slowly take your thoughts to 3 months after you have died. अब 3 महीने बीत चुके हैं आपकी डेथ को. नाउ व्हाट इज द सीन? अब क्या सीन है? हाउ आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर लाइफ कमिंग टू टर्म विथ यू नॉट बीइंग अलाइव? हु हैज टेकन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग आफ्टर यू हैव डाइड? किसने सब कुछ संभाल लिया आपके बाद? If this person would have died before you, then who would have taken control of everything? अगर इस व्यक्ति की मृत्यु आपसे पहले ही हो जाती और फिर आपकी होती, अब कौन संभालता सब कुछ? Are these people capable of doing what you are capable of doing? क्या इन लोगों के अंदर सेम नॉलेज, एप्टीट्यूड, हैबिट, स्किल है जो आपके अंदर है? Are there any assets of yours about which no one knows? क्या आपकी कोई ऐसी संपत्ति है जिसके बारे में किसी को नहीं पता? What are the biggest strengths of your family? आपके परिवार की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है और उनकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? Now slowly open your eyes and tell me what were you thinking about? Your wealth or your family? किसके बारे में सोच रहे थे आप? हम्म? कितने लोगों के दिमाग में उनकी प्रॉपर्टी, एफडी, बिजनेस, क्या आया? दिमाग में क्या आया? इट इज नॉट एट ऑल अबाउट फैमिली, अबाउट वेल्थ. ये वेल्थ के बारे में है ही नहीं. इसका असली रीजन, मकसद आपकी संपत्ति नहीं है. इसका असली कारण वो लोग हैं जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, आपकी फैमिली. और ये जो एक्सरसाइज आपने अभी करी ना, ये पहला स्टेप है टुवर्ड्स स्टेट प्लानिंग. क्योंकि डेथ से बड़ा सच नहीं है जो हम देखना नहीं चाहते. द ओनली सर्टेनिटी इज लाइफ इज डेथ एंड वी डोंट वांट टू प्लान फॉर इट. ये एक्सरसाइज करके शायद आपके मन में प्लानिंग का ख्याल आ जाए, वो भी शायद है. राइट, तो मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जो बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए. पहला क्वेश्चन है, हु वुड टेक कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग आफ्टर यू डाई?
कौन सब कुछ संभालेगा अगर आप नहीं होंगे? तो आप में से ज्यादातर लोगों ने अपने स्पाउस के बारे में सोचा होगा, राइट? ज्यादातर लोगों ने। पर उसके बाद मैंने दो बड़े मुश्किल क्वेश्चन पूछे। इज दिस पर्सन केपेबल ऑफ डूइंग व्हाट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग? क्या इस व्यक्ति के अंदर वही क्षमता है जो आपके अंदर है? एंड सेकेंड, व्हाट इफ दिस पर्सन डाइड बिफोर यू एंड यू आर द सेकेंड वन टू डाई? हम हमेशा लकी नहीं होते ना, पहले चले जाए, कई बार तो अनलकी होते हैं, बच गए। सेकेंड वन टू गो इज ऑलवेज अनलकी आउट ऑफ द कपल। तो अगर आप सेकेंड वन टू गो है तो क्या होगा? अब कौन संभालेगा सब कुछ, राइट? तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू थिंक अबाउट एस्टेट प्लानिंग, राइट? You think about estate planning. Estate planning is very very important part of your entire wealth management journey, right? जितना टाइम आप इस वेल्थ को बनाने में लगा रहे हो, उससे कुछ टाइम तो आपको लगाना पड़ेगा अपनी वेल्थ को ट्रांसफर करने के, राइट? अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ और एंड आंसर दीज क्वेश्चंस ट्रूथफुली फॉर मी, राइट? मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, आप सबको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है और सच्चा देना है आंसर। मेरे हर एक क्वेश्चन के दो ही पॉसिबल आंसर है, यस या नो। अगर आपका आंसर यस है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, और अगर आपका आंसर नो है तो आप एन टाइप करेंगे। अगर आपका आंसर है यस आई वांट दिस टू हैपन, यस इट विल बी गुड इफ दिस हैपन्स, यस आई विल इंश्योर दिस हैपन्स, यस आई वुड लाइक दिस टू हैपन, तो आप वाई टाइप करेंगे। अदरवाइज आप एन टाइप करेंगे, और सबको आंसर करना है। We are around 86 people. I want 86 yes or no on the chat box. Right? It will help you. तो पहला क्वेश्चन आपसे ये है, डू यू वांट टू हैव फुल कंट्रोल ओवर योर एसेट्स व्हाइल यू आर अलाइव? क्या आप चाहते हैं कि आपकी संपत्ति पर आपका ही अधिकार हो जब तक आप जिंदा हैं? डू यू वांट दैट यू कंट्रोल योर प्रॉपर्टी टिल यू आर अलाइव? ऑल ऑफ अस should ensure that we retain control over our property while we are alive. Why? हम सबको क्यों इंश्योर करना चाहिए कि हमारी प्रॉपर्टी पे हमारा ही कंट्रोल हो? बिकॉज दिस कंट्रोल ऑफ योर्स ओवर योर प्रॉपर्टी इंश्योर्स योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। क्योंकि जो आपका कंट्रोल है आपकी प्रॉपर्टी पे, यही आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। और जो लोग अपने जीते जी इस कंट्रोल को छोड़ देते हैं, वो इस दुनिया के सिंघानिया बन जाते हैं। आप सबने रेमंड का केस सुना है? फादर ने अपने बेटे को उस टाइम 1,000 करोड़ रुपए के शेयर दिए, विच वॉज अराउंड 33% स्टेक इन रेमंड्स। आज फादर कहाँ है? ऑन द रोड, ऑन द रोड, लिविंग इन अ रेंटेड फ्लैट, ड्राइविंग हिज ओन कार। नेवर एवर लीव कंट्रोल ओवर योर प्रॉपर्टी वैल्यू लाइफ। कभी भी जिंदगी में अपनी प्रॉपर्टी पे जीते जी कंट्रोल मत छोड़िएगा। एक बात है जो मैं बार बार अपने पार्टिसिपेंट्स को बताता हूँ इस सेशन में, बात बड़ी गांठ बांधने वाली बात है। बात क्या है? लव एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में सबसे प्यार करो, लव देम एज मच एज यू कैन, बट नेवर एवर लव अ पर्सन मोर देन योरसेल्फ। दुनिया में सबसे प्यार करो, जितना कर सकते हो करो, पर किसी से भी अपने से ज्यादा प्यार मत करना। सबसे ज्यादा प्यार किससे करना? अपने आप से। जो व्यक्ति अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, वो दुनिया में किसी और की कर भी नहीं सकता। नेवर एवर लव अ पर्सन मोर देन योर सेल्फ। वेरी सब बिगेस्ट बिगेस्ट ट्रूथ इन द वर्ल्ड। चलिए, अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, डू यू वांट टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस इन केस यू बिकम डिसेबल्ड? सपोज यू आर इन कोमा, यू आर पैरालिटिक, यू बिकम मेंटली अनसाउंड, आपको पार्किंसन हो गया, डिमेंशिया हो गया। ऐसी स्थिति में भी आप चाहोगे अपने और अपने परिवार का आर्थिक रूप से ध्यान रख पाऊं? फिजिकली तो नहीं रख पाओगे,
हाउ मेनी ऑफ यू वांट? पुट अ वाई इन द चैट बॉक्स. जो लोग ये चाहते हैं, पुट अ वाई इन द चैट बॉक्स. All of us want that. All of us want that. Great, great. Now comes my third and the most important question in this series of questions. और ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा पूरा. Do you want to give what you want to whom you want, the way you want, and when you want on your death? क्या आप चाहते हैं कि आपके बाद आपकी संपत्ति उसी को मिले जिसको आप देना चाहते हैं, उतनी ही मिले जितनी आप देना चाहते हैं, उसी तरह से मिले जिस तरह से आप देना चाहते हैं, और उसी समय मिले जिस समय आप देना चाहते हैं? इसका मतलब हुआ आप जीते जी तो अपनी प्रॉपर्टी को कंट्रोल करना ही चाहते हो, मरने के बाद भी वो कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते. यस और नो? अब आता है चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चौथा क्वेश्चन. Do you want to save every last professional fees, transfer cost and court cost related to transfer of your wealth? क्या आप चाहते हैं जो प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम यू टू योर नेक्स्ट जनरेशन इज वेरी इजी फॉर द नेक्स्ट जनरेशन? क्या आप चाहते हैं कि आपकी संपत्ति आपके बाद आपके अगली जनरेशन में पीसफुली और आसानी से चली जाए, शांति से आसानी से चली जाए? तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने चारों क्वेश्चन के आंसर हाँ किए हैं? फोर फोर टाइप कर दीजिए. अगर आपने इन चारों क्वेश्चन के आंसर हाँ करें तो चैट बॉक्स में 4 टाइप कर दीजिए. और अगर आपने इनमें से कोई एक भी हाँ किया है तो आपको क्या करना है? आपको एस्टेट प्लानिंग करनी पड़ेगी. बिकॉज एस्टेट प्लानिंग इज द ओनली वे टू एंश्योर दैट द आंसर्स टू दीज 4 क्वेश्चन इज यस फॉर यू एंड योर नेक्स्ट जनरेशन. यही एस्टेट प्लानिंग है. वो जो तरीका है जिससे कि इन चारों क्वेश्चन के आंसर हाँ होंगे, उसी को एस्टेट प्लानिंग कहते हैं. राइट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. मैं अब आपसे कुछ और आपकी कंसर्न्स पूछूंगा, आप मुझे बताइएगा ये कंसर्न है या नहीं. राइट. सबसे पहले मैं पूछूंगा फैमिली कंसर्न्स. पहला कंसर्न है रिस्क दैट योर एसेट्स आफ्टर योर डेथ might not fully pass on to your spouse, because if you die without a will, other people apart from your spouse are your legal heirs. तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज की डेट में अपनी विल बना रखी? अगर विल बना रखी है तो वाई वाई टाइप करिएगा चैट बॉक्स में, नहीं तो कुछ मत करिए. आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज की डेट में अपनी एक वैलिड विल बना रखी है? स्टिल आई एम गेटिंग सम येसेस. तो अगर आज की डेट में आपकी मृत्यु हो जाती है बिना विल बनाए, तो क्या आपको पता है आपकी वेल्थ कैसे डिवाइड होगी? बहुत सारे लोगों को ये गलत ख्याल है कि मेरे बाद सब कुछ मेरी वाइफ या हस्बैंड का है, उसके बाद बच्चों का है. विच इज रॉन्ग. विच इज रॉन्ग. Because in India, if you die without a will, it is called intestate death. और intestate death में सक्सेशन लॉज एप्लीकेबल हो जाते हैं. और इंडिया में ये जो लॉ हैं ये रिलीजन बेस्ड है. अगर आप एक हिंदू हैं और आपकी डेथ बिना विल बनाए हो गई तो आपकी संपत्ति हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अनुसार बटेगी. अगर आप मुस्लिम हैं और बिना विल बनाए चले गए तो आपकी संपत्ति शरीयत या मुस्लिम सक्सेशन एक्ट 1937 के हिसाब से बटेगी. अगर आप एक क्रिश्चियन हैं और आपकी बिना विल बनाए मृत्यु हो जाती है तो आपकी संपत्ति इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के हिसाब से बटेगी. और इंडिया में किसी भी रिलीजन में डेथ के बाद सारी संपत्ति स्पाउस की नहीं होती. कोई भी रिलीजन हो, whatever be your religion, your wealth after your death in absence of your will not go to your spouse only. There will be other people who will get the wealth along with her or him.
तो लेट मी जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल टेल हु आर द लीगल हेयर्स ऑफ अ हिंदू मेल। खाली एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ मैं कि अगर आप एक हिंदू पुरुष हैं तो आपकी और आपकी मृत्यु हो जाए बिना विल बनाए, तो आपके लीगल हेयर्स कौन है? मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी मदर का नाम लिखिए इफ शी इज अलाइव। अगर आप लकी इनफ हैं कि आपकी मदर अभी अलाइव है तो उनका नाम सबसे ऊपर लिखिए। मैं बता रहा हूँ आपके लीगल हेयर्स कौन होंगे अगर आपकी मृत्यु होती है बिना विल बनाए और आप एक हिंदू मेल है। उसके नीचे अपनी वाइफ का नाम लिखिए इफ शी इज अलाइव। उसके नीचे ऑल योर चिल्ड्रन हु आर अलाइव टुडे, उनका नाम लिखिए। जितने आपके बच्चे आज की डेट में जिंदा हैं, डजंट मैटर सन और डॉटर, मैरिड और अनमैरिड, मेजर और माइनर, एडॉप्टेड और बायोलॉजिकल, बच्चा है जिंदा है, आप उसका नाम लिख लीजिए एक के नीचे एक। और उसके नीचे इफ एनी चाइल्ड ऑफ योर्स हैज पास्ड अवे leaving behind a child or spouse who is alive today, any child of yours who has passed away leaving behind a child or spouse who is alive today, write the name of the child who has passed away। अगर आपके किसी बच्चे की डेथ हो गई है, राइट, पर जिस बच्चे की डेथ हुई उसके स्पाउस या चाइल्ड अलाइव है, तो उस बच्चे का नाम लिखिए जिसकी डेथ हो गई है। काउंट करके बताइए कितने लोगों के नाम लिखे हैं आपने। काउंट करें कितने लोगों के नाम लिखे हैं आपने। आपकी वेल्थ इनमें बराबर बांट दी जाएगी। यही हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है फॉर अ हिंदू मेल। क्या ये वेल्थ डिवीजन आपको मंजूर है? डू यू एग्री दिस इज हाउ इट शुड बी डिवाइडेड, और डू यू वांट दैट फर्स्ट इट गोज टू माय वाइफ देन टू चिल्ड्रन, विच इज बेटर? क्या आप चाहते हैं कि पहले ये मेरी वाइफ पे जाए फिर बच्चों पे जाए, या अभी ऐसे बढ़ जाए? हम्म अगर आप चाहते हैं पहले वाइफ पे जाए फिर बच्चों पे जाए तो विल बनाना कंपलसरी है, अदरवाइज ऐसी ही बटेगी। पहले वाइफ पे जाए फिर बच्चों पे जाए उसमें भी एक रिस्क है। मेरा काम रिस्क बताना है। रिस्क क्या है? व्हाट आर द चांसेस ऑफ योर स्पाउस रीमैरिंग आफ्टर यू पास अवे एंड हैविंग अ सेट ऑफ चिल्ड्रन हु आर नॉट योर चिल्ड्रन? नाउ इट विल बी डिवाइडेड इन दोस चिल्ड्रन आल्सो। ये रिस्क है। चलिए, चलिए अब एक दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू आर ओके गिविंग पार्ट ऑफ योर वेल्थ टू योर मदर? आपने मदर का नाम लिखा है ना सबसे ऊपर, इफ शी इज अलाइव। आप में से कितने लोग ओके हैं अपनी वेल्थ का एक पार्ट अपनी मदर को देने के लिए? आई नो मोस्ट ऑफ यू विल से यस, राइट? यस यस, आई नो। बट डू यू ऑल प्ले चेस? क्या आप लोग चेस खेलते हो? तो हु इज अ गुड चेस प्लेयर? हु थिंक्स टू मूव्स अहेड, जो दो मूव्स आगे की सोच के चाल चलता है। आपके बाद आपकी मदर को मिला, बहुत अच्छा हुआ। मदर के बाद कहाँ जाएगा? लीगल हेयर्स ऑफ मदर, नॉट योर लीगल हेयर्स, जो होंगे आपके भाई और बहन। अब कितने लोगों के हो? तो ये वेल्थ का मामला है। ध्यान से, ध्यान से, राइट। इफ यू हैव अ मदर whom you want to take care of after you, create a will and give her a life interest which says that till she is alive she can use your wealth, live in the house owned by you, but after her whatever remains goes to your legal heirs, not to her legal heirs. So it's a complicated subject, I understand, but I just want to make you aware that there are things which you should be aware of. It's not so easy, right? चलिए, by what age should a normal Indian create a will?
किस उम्र तक एक आम हिंदुस्तानी को विल बना देनी चाहिए? बाय व्हाट एज शुड अ नॉर्मल इंडियन क्रिएट अ विल? चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा आपको आपकी विल कब बनानी है। एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको आपकी विल कब बनानी है। तो एक पेज पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए इन डी एम एम वाई फॉर्मेट। पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर विद द सेंचुरी। लिखिए लिखिए पेज पे, पेज पे, फोन पे, कहीं पे भी लिखिए डेट ऑफ बर्थ। नहीं, डेट लिखिए पूरी, DDMMYYYY फॉर्मेट में। पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, इस फॉर्मेट में लिखिए। लिखा आप सबने? हम जानना चाहते हैं मुझे अपनी विल कब बनानी चाहिए। अब इसके नीचे लिखिए, लिखिए लिखिए डेट ऑफ डेथ। तो व्हेन शुड यू मेक अ विल? बिफोर यू डाई, when none of us knows our date of death. So when should you make a will? Today. Today. Actually, you are late. Actually, you are late. You should have made the will the day you turned major and acquired your first asset. वो बेस्ट दिन था. But we are lucky that we can still make it. हम एक्चुअल में लकी हैं कि अब तक बना सकते हैं. दुनिया में कितने लोग चले गए बिना विल बनाए, और किसने उसकी सजा, किसको सजा मिली उनकी ना विल बनाने से? People they loved the most. They bore the brunt of them not making the will. Right? Do you know a will need not be typed, stamped, or registered to make it valid? That means you can make a will on a stamp, plain paper, in your own handwriting, और उसको रजिस्टर कराना भी कंपलसरी नहीं है। उसको कंपलसरी है कि आपने उस विल को साइन करा और नीचे दो विटनेस ने साइन किया कंफर्म करते हुए कि आपने इसको साइन किया था। पर ये जो तीनों चीजें हैं, उसको प्रॉपर स्टैम्प पेपर पे बनाना, प्रॉपरली टाइप और ड्राफ्ट करना, और उसको रजिस्टर करना, ये तीनों अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि ये करने के बाद विल को चैलेंज करना मुश्किल हो जाता है। इम्पॉसिबल तो अभी भी नहीं होता, मुश्किल हो जाता है। तो आइडियली यू शुड पुट इट ऑन अ 10 रुपीज स्टैम्प पेपर, प्रॉपरली ड्राफ्टेड एंड टाइप्ड, properly signed and executed by you and the witnesses, and then register it in the sub registrar office. ये आपको करना चाहिए. Also, do you know a will can be changed any number of times? You can change or revoke by making a new will. Will is always revocable, always changeable. What does a will do? Will helps in these four things. First is clarity regarding distribution. Will clarifies how your property would be distributed after you. will ये क्लैरिटी क्रिएट करता है. मेनी टाइम्स पीपल क्रिएट विल्स बट डू नॉट लीव क्लैरिटी. सबसे कॉमन रीजन जो मुझे दिखाई देता है ज्यादातर विल्स में, वो है जब आपके पास रियल एस्टेट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल एसेट्स हैं, और आप अपनी विल में परसेंटेज या रेशियो मेंशन कर जाते हो, तो आप डिस्प्यूट छोड़ जाते हो. आप पे लैंड है, आपके तो 50% एल्डर सन, 50% यंगर सन, या हाफ टू द एल्डर सन, हाफ टू द यंगर सन. प्रॉब्लम क्या है, आपने ये नहीं बताया कौन सा हाफ. और दोनों भाइयों को सड़क के पास वाला चाहिए, बैक साइड किसी को नहीं चाहिए. व्हाट आर यू लिविंग बिहाइंड? डिस्प्यूट. आप पे ज्वेलरी है, आप पे ज्वेलरी है, आप कहते हो 1/3 टू द एल्डर सन, 1/3 टू द यंगर सन, 1/3 टू माई डॉटर ऑल्सो. प्रॉब्लम है दोनों डॉटर इन लॉ और डॉटर को वही वाला नेकलेस चाहिए मदर इन लॉ का. आपने क्या छोड़ा? डिस्प्यूट. डिस्प्यूट. तो इफ यू हैव फिजिकल प्रॉपर्टी, they should be specifically distributed.
अगर आप पे लैंड है तो लैंड के मैप को विल का पार्ट बनाएं, राइट, और उसमें एक लाइन ड्रॉ करें, दिस पार्ट बिलोंग्स टू दिस पर्सन, दिस पार्ट बिलोंग्स टू दिस पर्सन। अगर आप पे ज्वेलरी है, हर एक ज्वेलरी के पीस की फोटोग्राफ क्लिक करें, उस पे एक नंबर डालें, 1 2 3 एंड सो ऑन, उसको विल में अटैच करें और विल में लिखें 1 to 10 इसको देना है, 11 to 20 इसको देना है, 21 to 30 इसको देना है। अब आप क्या छोड़ रहे हो? क्लैरिटी। क्लैरिटी अवॉइड्स डिस्प्यूट्स। क्लैरिटी अवॉइड्स डिस्प्यूट्स। जितनी ज्यादा आप क्लैरिटी छोड़ोगे उतने कम चांसेस है डिस्प्यूट के। यू गेट दिस पॉइंट? हाँ, ज्वेलरी के लिए मेरे पे एक रास्ता इससे भी बेटर है ना, ध्यान से सुनेगा रास्ता। अगर आपके दो बच्चे हैं सपोज, तो आप दो बैंक लॉकर्स लो अपने नाम पे और विल में लिखे कंटेंट ऑफ लॉकर ए इज फॉर सन ए एंड कंटेंट ऑफ लॉकर बी इज फॉर डॉटर बी। तो इसका फायदा क्या है? जो बच्चा कम सेवा करे उसके लॉकर का सामान निकालो दूसरे में डालो। नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एस्टेट प्लानिंग। जितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी ना उतने आप पावरफुल रहेंगे। तो विल्स हेल्प इन अवॉइडिंग डिस्प्यूट। जितनी क्लैरिटी छोड़ोगे उतने कम डिस्प्यूट है। विल इज अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट। विल एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। विल इज अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट। अगर आप चाहें कि आपकी विल किसी को ना पता चले तो नहीं पता चलेगी, पर विल की कॉन्फिडेंशियलिटी पार्शियल है, आपकी डेथ तक तो नहीं पता चलेगा, पर डेथ के बाद पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है। और ये प्रॉब्लम है विल में, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है आफ्टर योर डेथ, क्योंकि उसके अंदर आपकी डिटेल्स ऑफ योर रिलेशनशिप और प्रॉपर्टीज होंगी जो शायद आप दुनिया को नहीं बताना चाहते। विल अलाउज यू टू मेक प्रोविजन फॉर माइनर चिल्ड्रन। अगर आपके बच्चे 18 साल से नीचे हैं तो आप उनके कस्टोडियंस या लीगल गार्डियंस अपॉइंट कर सकते हैं विल में, जो हम कहते हैं कि विल में नहीं करना चाहिए और किसी डॉक्यूमेंट से करना चाहिए, पर कर सकते हो आप। विल अलाउज यू टू ट्रांसफर ऑफशोर एसेट्स। अगर आपके पास इंडिया और इंडिया के बाहर एसेट्स हैं तो आप उन्हें विल से कंट्रोल करना कर सकते हैं। और ऐसे में अच्छा रहता है कि हर कंट्री जहां पर एसेट हो वहां की सेपरेट विल बनाई जाए। विल अलाउज यू टू डिस इनहेरिट सर्टेन रिलेटिव्स। अगर आपके कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जिनका उस लिस्ट में नाम है डिफॉल्ट वाली में, और आप चाहते हो उनको वेल्थ ना मिले, तो विल बनाना कंपलसरी है। अदरवाइज जो लिस्ट बनाई आपने उसके हिसाब से मिल जाएगा। वाई डू मोस्ट पीपल नॉट राइट अ विल? राइट, अब आप कंफर्म करिएगा इसमें कि क्या ये कारण है आपके विल ना बनाने का। पीपल से आई एम मैरिड सो आई डोंट नीड टू मेक अ विल बिकॉज माई स्पाउस विल गेट एवरीथिंग आफ्टर आई डाई। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? कंप्लीटली फॉल्स। मैंने बता दिया, इंडिया में किसी भी रिलीजन में स्पाउस को सब कुछ नहीं मिलता। चाहे चाहे वो हिंदू मेल हो, हिंदू फीमेल हो, मुस्लिम मेल हो, मुस्लिम फीमेल हो, सब कुछ स्पाउस का नहीं है, और लोगों को भी मिलेगा। Second reason people give me is I have nominees for all my accounts. I have joint accounts with my spouse. तो इसलिए मुझे विल बनाने की क्या जरूरत है? ट्रू और फॉल्स? कंप्लीटली फॉल्स, बिकॉज नॉमिनी इज नॉट द ओनर ऑफ द फंड्स। मेरा एक बैंक अकाउंट है, मेरी एक बैंक एफडी है, म्यूचुअल फंड फोलियो है जिस जो मेरे नाम पे है, और मैंने अपनी वाइफ को उसमें नॉमिनी बना रखा है। मेरी डेथ के बाद बैंक ये पैसा मेरी वाइफ को दे देगा क्योंकि शी इज अ नॉमिनी, बट नॉट टू ओन। ओनरशिप के लिए नहीं, बांटने के लिए। एंड शी विल हैव टू डिवाइड इट एज पर माई विल, और इन एब्सेंस ऑफ विल एज पर द लॉ। राइट, तो नॉमिनी ओनर नहीं होता, केयर टेकर और डिस्ट्रीब्यूटर होता है फंड्स का। सेम इज द केस विद जॉइंट अकाउंट्स। आप में से बहुत सारे लोगों ने जॉइंट फोलियोज, जॉइंट अकाउंट्स खोल रखे होंगे अपने स्पाउस के साथ।
और आपका मानना ये है आइदर सर्वाइवल अकाउंट है, मेरी डेथ के बाद सब कुछ उनके पास चला जाएगा, बिल्कुल गलत है। लॉ कहता है व्हेन एसेट इज जॉइंटली ओन्ड इट इज इक्वली ओन्ड। अगर 10 लाख की एफडी है, फर्स्ट नेम आपका है, सेकंड नेम वाइफ का है, या फर्स्ट नेम वाइफ का है, सेकंड नेम आपका है, तो लॉ के हिसाब से 5 लाख उनका है, 5 लाख आपका है। और आपकी डेथ के बाद आपका 5 लाख आपकी वाइफ को डिवाइड करना पड़ेगा इन आवर लीगल हेयर्स। दैट्स द लॉ, दैट्स द लॉ, यू गेट इट। थर्ड रीजन पीपल गिव मी इज इट्स अ टैबू, सुपरस्टिशियस है विल बनाने को, या सुपरस्टिशियस ऑफ मेकिंग अ विल। विल बना दूंगा तो जल्दी डेथ हो जाएगी। अब इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, खाली एक डाटा पॉइंट देता हूँ आपको। कोविड के बाद आई वुड हैव हेल्प 34,000 people make their will, and fortunately all of them are alive. विल बनाने से डेथ नहीं होती भैया, कोई अपशकुन नहीं होता। फिर ये वाला रीजन है, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं माई चिल्ड्रन विल नेवर फाइट ओवर माई एसेट्स। मैंने अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए, इतनी अच्छी शिक्षा दी है, इतनी अच्छे अपब्रिंगिंग करी है, कैरेक्टर दिया है, कि वो तो मेरी संपत्ति के लिए कभी लड़ेंगे ही नहीं। हमारी तो 5 पीढ़ी में आज तक किसी की लड़ाई नहीं हुई संपत्ति को लेकर। अगर आप इनमें से एक पेरेंट है जो ऐसा सोचते हैं, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। व्हेन योर चिल्ड्रन वर किड्स एंड यू बॉट देम टॉयज, जब आपके बच्चे छोटे थे और आप उनके लिए खिलौने लेके आए, क्या वो उन खिलौनों के लिए लड़े जो आपको लेके आए? और अगर आपके बच्चों से अपने बचपन में आपके जीते जी अपने खिलौने नहीं बांटे गए, तो क्या आपको लगता है आपकी मृत्यु के बाद आपकी संपत्ति प्यार से बांट लेंगे? जरा सोचिएगा। जबकि उनका एक लाइफ पार्टनर और फैमिली भी है जो इन एसेट्स में इंटरेस्टेड है उनके साथ। डू नॉट assume an agreement amongst your children how your wealth would be divided. Create one before you die. That's the pious duty of every parent, that my wealth would not be the reason of spoiling your relationships. Very, very important. और आखिरी रीजन लोग मुझे कहते हैं मेकिंग अ विल इज कॉम्प्लेक्स, टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। नाइदर ऑफ देम, राइट? इनफैक्ट व्हेन यू लीव अ विल, यू लीव अ वे। जब आप विल छोड़ के जाते हो तो एक रास्ता छोड़ के जाते हो उनके लिए, राइट? अब मैं कुछ और कंसर्न्स की बात करता हूँ। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे माइनर हैं? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे अभी माइनर है? तो आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इन केस बोथ ऑफ यू पास अवे while your child is a minor, who will get the custody of your child? अगर आप दोनों की मृत्यु हो जाती है जब आपका बच्चा माइनर है, तो आपके बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी? पैसों की बात नहीं कर रहा, किस पे अधिकार होगा लीगली कि वो आपके बच्चों को अपने पास उनकी एज ऑफ मेच्योरिटी तक रख के पाले पोसे, उनका ध्यान रखे? ये किसके पास होगा अधिकार? अगर आप सोचते हैं कि ये ग्रैंड पेरेंट्स पे अधिकार है, मेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स पे, नाना नानी पे, दादा दादी पे है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपके भाई पे है, उनके भाई पे है, आपकी बहन पे है, उनकी बहन पे, तो भी आप गलत हैं। क्योंकि एज पर द इंडियन गार्डियनशिप एंड मेंटेनेंस एक्ट, देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ गार्डियन इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन यू फॉलो। पहला इज नेचुरल गार्डियन, ओनली पेरेंट्स कैन बी नेचुरल गार्डियन टू अ चाइल्ड, and in absence of parents society becomes the guardian of the child। समाज बन जाता है गार्डियन बच्चों का। and society is represented by the district judge। अब डिस्ट्रिक्ट जज पे अधिकार आ जाता है बच्चे का गार्डियन अपॉइंट करने का, कस्टडी देने का। सच अ गार्डियन अपॉइंटेड बाय डिस्ट्रिक्ट जज इज कॉल्ड द सर्टिफाइड गार्डियन। बट प्रॉब्लम इज judges in India are very reluctant appointing individuals as guardian of the child। जज प्रिफर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ओवर इंडिविजुअल, संस्थाओं को प्रेफर करते हैं इंडिविजुअल से। क्यों? क्योंकि बच्चे की वेलबींग इज नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जज।
और जज कहते हैं हम वहां पर बच्चे को देंगे जहां पर हम मॉनिटर कर सकें बच्चे की वेलफेयर, और घर में वो मॉनिटर करना बहुत मुश्किल है। ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोसेस और सिस्टम इन प्लेस है जिससे वो मॉनिटर कर पाता है। तो ऐसी संस्थाओं को क्या कहते हैं जिनको वो बच्चे सौंप दिए जाते हैं, इनके पेरेंट्स अलाइव नहीं है? कॉल देम ऑर्फनेजेस। तो वुड यू लाइक योर चाइल्ड टू गो टू एन ऑर्फनेज इन केस बोथ ऑफ यू पास अवे व्हाइल द चाइल्ड इज माइनर? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एक थर्ड टाइप ऑफ गार्डियन में, जिसको हम कहते हैं टेस्टामेंट्री गार्डियन। ईच पेरेंट is allowed to appoint a guardian of their child while they are alive through a document which is called letter of guardianship। अगर आपने ये डॉक्यूमेंट क्रिएट कर कर अपने बच्चे का गार्डियन जीते जी अपॉइंट कर दिया, तो जज के पास पावर नहीं है इसे ओवररूल करने की। अब आपके बच्चे की कस्टडी उसी को मिलेगी जिसका नाम इस लेटर में हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू बी क्रिएटेड बाय ईच पेरेंट हु हैज अ माइनर चाइल्ड। आपके बच्चों से प्रेशस कोई वेल्थ आपके पास नहीं है, और उनको भी आपने आज की डेट में अनप्रोटेक्टेड छोड़ा हुआ है। प्लीज क्रिएट अ लेटर ऑफ गार्डियनशिप टुडे टू सिक्योर योर चाइल्ड्स कस्टडी इन केस बोथ ऑफ यू पास अवे व्हाइल द चाइल्ड इज माइनर। फिर मैं ये अगला क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, इफ यू बिकम इनकैपेसिटेटेड हाउ विल योर फैमिली मेंबर एक्सेस योर एसेट्स? सपोज आप कोमा में चले गए, आपको पार्किंसन हो गया, आपको डिमेंशिया हो गया, मेंटली इनकैपेसिटेटेड हो गए, तो ऐसी स्थिति में आपके सिंगली ऑपरेटेड बैंक अकाउंट्स को कौन ऑपरेट कर पाएगा? आपके सिंगली हेल्ड म्यूचुअल फंड फोलियो को कौन ऑपरेट कर पाएगा? अगर आपने एक प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ाई हुई है, तो आपके बिहाफ पे रेंट कौन ले पाएगा और इस रेंट एग्रीमेंट को रिन्यू कौन कर पाएगा? और इसके लिए आपने क्या किया, और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसका नाम है स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल फाइनेंशियल पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर इनकैपिस्टेशन। ये एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है फॉर इनकैपिस्टेशन which allows somebody to step into your shoes and do whatever you have allowed them to do in this document. Very very important document for disability wealth protection, incapacitation protection। अब मैं अगले डॉक्यूमेंट की बात करता हूँ, एंड आई एम सॉरी मैं आपको ऐसी सिचुएशंस दे रहा हूँ, मेरा काम ही ऐसा है। सिचुएशन क्या है? सपोज यू आर ऑन अ वेंटिलेटर फॉर मोर देन 10 days, brain dead and less than 5% chance of reviving, but doctors keep you artificially alive. Why? Number one reason is they are legally obliged to do it। उनका लीगल ऑब्लिगेशन है आपको जिंदा रखना। एंड इन फॉर सम डॉक्टर्स इट कुड बी दे आर मेकिंग मनी ऑन योर बॉडी, वेरी फ्यू। बट व्हाट्स द रिस्क? व्हाट्स द रिस्क? फर्स्ट रिस्क इज that you are in lot of pain। Have you seen a terminally ill patient? आपने कोई terminally ill patient देखा आईसीयू में? Where all do they put the tubes? उस व्यक्ति को देख के दर्द होता है, सोचो जिसके साथ बीत रही है उसको कितना दर्द हो रहा होगा। एंड सेकेंड रिस्क इज योर वेल्थ इज स्लोली लॉस्ट टू अ डॉक्टर, nursing home or a hospital। Can you do something about it? Yes। In March 2019, Supreme Court in a landmark judgment said, right to die with dignity is the fundamental right of every Indian। इज्जत की मृत्यु हर एक हिंदुस्तानी का संवैधानिक अधिकार है, और आप अपना ये राइट एनफोर्स कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड लिविंग विल। अगर आपने ये लिविंग विल बनाई, तो डॉक्टर को उस टाइम जब इसकी कंडीशन आ जाए मशीन बंद करनी पड़ेगी। दे आर obliged to stop giving you life support when this condition arrives which you have mentioned in the living will। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जिससे कि आप लीगली कह सकते हो आई रिफ्यूज टू रॉट ऑन अ बेड, मुझको बिस्तर पे पड़कर सड़ना मंजूर नहीं है। ये एक लीगली एनफोर्सेबल राइट है आज इंडिया में, और उसको आप
कर सकते हो एनफोर्स बाय क्रिएटिंग दिस डॉक्यूमेंट कॉल्ड लिविंग विल, राइट। चलिए, मैंने आपसे पहले ही बोला था, योर चाइल्ड और अदर बेनिफिशियरी माइट लूज हिज और इनहेरिटेंस टू क्रेडिटर, लॉ सूट टू अ डाइवोर्सिंग स्पाउस ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी। आपने अपनी संपत्ति अपने बच्चे को दे दी, बेटा या बेटी को, पर वो अपनी वेल्थ सेपरेटिंग स्पाउस, उनके ऊपर कोई कोर्ट केस हो गया, उससे एलिमनी क्लेम में, मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी में क्रेडिटर्स को लूज कर दे, इसका रिस्क क्या है? और इसके लिए आप क्या कर सकते हो? इसके लिए आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, उसको कहते हैं एसेट प्रोटेक्शन ट्रस्ट, जहां पर वेल्थ मैनेजमेंट एक आर्ट बन जाता है, वो है एट द ट्रस्ट लेवल, राइट। आई फॉर्मली से टू एवरी इंडियन, यू शुड हैव अ ट्रस्ट। एवरी इंडियन शुड हैव अ प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट। मुझे इस बात में कोई शक ही नहीं है कि हर हिंदुस्तानी के पास एक प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट जरूर होनी चाहिए, क्योंकि विल की जितनी कमियां हैं वो ट्रस्ट ओवररूल कर देता है। अगर आप अपने बच्चों से और से सच में प्यार करते हो तो आप ट्रस्ट जरूर बनाओ, राइट। इसमें इस बारे में शक नहीं है, राइट। सम फादर्स लीव मेमोरीज, वाइज वंस लीव ट्रस्ट टू प्रोटेक्ट, प्रोवाइड एंड प्रिजर्व, राइट। मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा आपका, पर विल की जो कमियां है ना, वो सारी ट्रस्ट ओवररूल कर देता है। विल वन टाइम प्ले, एक बारी विल इंप्लीमेंट होती है। ट्रस्ट कंटिन्यूअस है, राइट। विल में प्रोबेट कराना कंपलसरी हो सकता है, ट्रस्ट को कोई प्रोबेट की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट इंप्लीमेंट हो जाती है। विल से जो वेल्थ आपके बच्चों को जाएगी वो रिस्क पे है, अगर वो वेल्थ ट्रस्ट के थ्रू जाएगी उस पर कोई रिस्क नहीं है, चाहे उनके स्पाउस सेपरेट हो, चाहे उनके क्रेडिटर्स उनसे लेने के लिए आए वो, क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, राइट। मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी ऑल्सो यू कैन स्टॉप इन अ ट्रस्ट। विल में क्या है, आपने अपने बेटे को वेल्थ दिया, वो मैनेज कर रहा है। ट्रस्ट में आप गाइडलाइन बना सकते हो, इसको ऐसे इन्वेस्ट करना है, इसको ऐसे निकालना है, इतना ही निकाल सकते हो, वो कंट्रोल आता है। इफ यू वांट टू कंट्रोल प्रॉपर्टी आफ्टर योर डेथ, ट्रस्ट इज द ओनली वे। विल इज ऑलवेज चैलेंजेबल, विल को हमेशा चैलेंज कर सकते हैं। ट्रस्ट इज नॉट चैलेंजेबल, क्योंकि ट्रांसफर हो चुका आपकी लाइफ टाइम में, अब चैलेंज थोड़ी है ट्रांसफर, दोबारा टाइटल थोड़ी ट्रांसफर होना है, नाम ऑलरेडी ट्रस्ट के, राइट। आप डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैगर कर सकते हो ट्रस्ट में, इस सिचुएशन या इस इवेंट पे इतना, इस सिचुएशन इस इवेंट या इस एज पे इतना, एंड सो ऑन, राइट। तो all the problems of the will are overcome through a private family trust, right? I will not spend much time on it, but four documents I have told all of you: a will, a letter of guardianship, a financial durable power of attorney, and a living will. If you have created all four of them, then maybe you leave an inheritance, not a mess. Otherwise, it's a mess for them to sort out. That's all from my side. I have shared my number with you. मैं दोबारा शेयर